क्लास में मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं, वो पूरा हमने एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझ लिया था। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने मार्क करा दिए थे एक्सरसाइज वाइज। वो अगर लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग में आप जाके देखोगे शुरू के मिनट्स में, वहाँ पे वो रिकॉर्डिंग में है। और कौन कौन से फॉर्मूले जो प्री रिक्वेस्टीज हैं, मस्ट हैं, ज़रूरी हैं, वो फॉर्मूले भी मैंने आप लोगों को बता दिए थे, मार्क करा दिए थे। इफ़ यू हैव, अगर आप रिकॉर्डिंग देखो तो पता चल जाएगा। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का मतलब होता है कि आपके पास एक ऑलरेडी रिजल्ट है, मौजूद है, उसको आप डायरेक्टली यूज़ कर लो। मैं पूछूँ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप बोलोगे सर माइनस कॉस एक्स होता है ना, माइनस कॉस एक्स एक्स होता है। मैं आपसे पूछता हूँ कि एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। ये डायरेक्ट रिजल्ट है। तो एक तरह से ये क्वेश्चन किया था। फिर नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस थे वो थे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक, सॉरी उससे पहले था सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करके कैसे क्वेश्चन करते थे वो देख लिए थे, कुछ अच्छे एग्जाम्पल देख लिए थे हमने। उसके बाद जो देखा था वो देखा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का जो इंटीग्रेशन था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो बनते हैं, चाहे वो बाई पार्ट्स में हो, चाहे आपके पार्शियल फ्रैक्शन में हो, आपको आइडेंटिटीज़ को ही यूज़ करना होता है। आइडेंटिटीज़ 11th क्लास वाली, है ना, दिमाग में ही रखना। जब भी आप चैप्टर रिवाइज करो अपने बोर्ड एग्जाम से पहले या जेईई मेन एग्जाम से पहले, तो इस तरह से वो फ्लो चार्ट जो मैंने बनाया था ना, उसके थ्रू रिवाइज करोगे तो बेटर दे पाओगे। ऐसे बुक खोल के बैठ जाएंगे, क्या करें कुछ पता नहीं चलता। तो पूरे चैप्टर का एक तो स्केलेटन अपने दिमाग में होना चाहिए, यानी आंख बंद करके देखेंगे तो इंटीग्रेशन में ये चीज़ आती है। वो मैंने कल बताया था, प्रॉपर वे में एक्सप्लेन कर दिया था। तो एक बार जाके चेक कर लेना, ग्रुप पर रिकॉर्डिंग भेजी मैंने। दूसरा काम जो था आइडेंटिटीज़ के अंदर मैंने बता दिया था, अगर फिर भी मेजर आइडेंटिटीज़ की दिमाग में रखना है तो साइन ए प्लस साइन बी वाली, उसमें आप साइन और कॉस साइन को चेंज करते जाओ। और फिर आपकी साइन ए साइन बी वाली, यानी सम से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से सम वाली आइडेंटिटीज़ है ना, जो मेजरली काम आती है, ज़्यादातर वही काम आती है। तो वो याद होनी चाहिए। प्लस हाफ एंगल फार्मूला, डबल एंगल फार्मूला, ट्रिपल एंगल फार्मूला, ये फॉर्मूलेज याद होने चाहिए। यानी 2 3 4 4 8 4 12 12 फॉर्मूले बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो कि मेजर हैं। मतलब वो याद नहीं होंगे तो आप हिला भी नहीं पाओगे क्वेश्चन में, ना इधर इंटीग्रेशन में, ना डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर। वो मैंने आपको लास्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने। उसके बाद जो मैंने मेजरली बताया था वो 6 फॉर्मूलेज थे। जो नेक्स्ट कैटेगरी बनती थी वो क्वाड्रेटिक वाली थी, इफ़ यू नो। तो नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वो पेज नंबर मैंने आपको मार्क भी करा दिया था, पेज नंबर 307 और 308 पे जो 6 फॉर्मूलेज थे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का केस देख रहे थे। वो हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो हमने किया था, है ना, 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का। आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक यानी इंटीग्रेशन के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, इंटीग्रेशन के अंदर जो हम जो यूज़ कर रहे थे वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इंपॉर्टेंट फॉर्म, जो इंपॉर्टेंट फॉर्म है, उस इंपॉर्टेंट फॉर्म के अंदर हमने देखा था कि जो क्वाड्रेटिक वाला एक्सप्रेशन होता है उसमें 1 अपॉन क्वाड्रेटिक होता है। इसके 3 फॉर्मूले बनते हैं, याद है, कल की क्लास में डिस्कस किया था। और 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, इसके 3 फॉर्मूले बनते हैं। ये कल की क्लास में मैंने बहुत डिटेल में इसके क्वेश्चंस भी करा दिए थे, है ना। ये पेज नंबर 307 और 308 पे इसके फॉर्मूले दिए हुए हैं, ये आपको याद करने हुए। अगर ये याद नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। यानी इस टाइप का क्वेश्चन होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस टाइप के जो फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। अगर ये अभी तक याद नहीं, देखो इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है 12th क्लास के अंदर जो मेजर आप मान के चलो वेटेज का है। नॉट ये चैप्टर 7 नहीं, चैप्टर 7 से लिंक चैप्टर है, चैप्टर 8 एरिया ऑफ इंटीग्रल्स, एरिया ऑफ अंडर कर्व। फिर उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी डायरेक्टली से लिंक्ड है। यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो हमारे बोर्ड एग्जाम में जो सिलेबस में आ रहा है ना, वो तो इंटीग्रेशन से ही है, सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें क्या होता है, इंटीग्रेट ही करना होता है। तो इसलिए आपसे, अगर आप वाकई बोर्ड एग्जाम में थोड़ा बहुत मार्क्स लाना चाहते हो, 75% 80% मार्क्स लाना चाहते हो, तो इंटीग्रल आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा मैंने मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट नहीं उठाया, मैंने आईटीएफ नहीं उठाया, मैंने कुछ और चैप्टर नहीं उठाया, मैंने प्रोबेबिलिटी नहीं उठाया, मैंने स्टैटिस्टिक्स नहीं उठाया, मैंने क्या उठाया, इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली 5 चैप्टर हमारे इससे अफेक्ट हो जाते हैं। इन जनरल 5 चैप्टर्स अफेक्ट होते हैं। तो अगर एक बच्चा 10-15 दिन लगा के इसको ही पढ़ लेता है ना, तो 80 में से उसका 45 मार्क्स का कवर हो जाता है, जो कि बहुत मोर देन 50% वेटेज हो जाती है। इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन,
प्लस डेरिवेटिव का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि वो इंटीग्रेशन जिसको आता है उसको डिफ्रेंसिएशन तो आता ही होता है। डिफ्रेंसिएशन में बस थोड़ी सी और चीज़ पढ़ते हैं हम, वो होता है डिफ्रेंसिएशन के अंदर आपको याद हो चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और ITF का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का डिफ्रेंसिएशन होता है। तो इसलिए इसको मैं आपसे कह रहा था कि ये इंपॉर्टेंट फॉर्म इसी फॉर्म में याद होगी ना कि 1 क्वाड्रेटिक 1 रूट क्वाड्रेटिक को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एग्रीड। इसके बाद इसी के अंदर मैंने आपको लास्ट क्लास में यानी कल की क्लास में मैंने ये बताया था आपको कि क्वाड्रेटिक के अंदर आपको डायरेक्टली नहीं दिया होता है, आपको ax² + bx + c की फॉर्म में दिया हुआ होता है, और फिर आपको उस फॉर्म से अपना जो डिजायर्ड फॉर्म है, यानी कौन कौन सा फॉर्मेट बनता है, x² + a², ये एक डायरेक्ट रिजल्ट बनता है, एक बनता है x² - a², ये डायरेक्ट रिजल्ट देता है, और एक बनता है a² - x², ये एक डायरेक्ट रिजल्ट देता है। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, और इसी के रूट क्वाड्रेटिक में क्या आ जाता है, सिर्फ रूट आ जाता है। बात समझ रहे हैं? तो रूट क्वाड्रेटिक में यानी 3 + 3 6 फॉर्मूले हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि डायरेक्टली गिवन होता है क्या? नहीं भाई, डायरेक्टली गिवन नहीं होता। यानी आपको ऐसे नहीं गिवन होगा x² - 60, नहीं, ये नहीं गिवन होगा। ये गिवन होगा तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे, जो फॉर्मूला मेंशन है पेज नंबर 307 308 पे, लगा के आंसर निकाल लोगे। क्या गिवन होता है? गिवन होता है आपका क्वाड्रेटिक, कंप्लीट क्वाड्रेटिक। तो उसको कैसे इस फॉर्म में लेके आते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यानी याद होगा मैंने बोला था जैसे इस तरह से दिया होगा 3x² - 5x + 6। इसको कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर करके इस फॉर्मेट में लाया जाता है वो मैंने कल की क्लास में सिखाया था कि आपको पहले 3 कॉमन ले लेना है। अगर आप आए थे क्लास में तो ये याद होगा, 3 कॉमन ले लिया, फिर कोएफिशिएंट ऑफ x को 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो ये हो जाएगा x² - 5/3x, कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे 5/3, 2 से डिवाइड करोगे तो 5/6 आएगा। तो 5/6 का स्क्वायर ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, ये आ जाएगा। तो पहली 3 टर्म आपका स्क्वायर कंप्लीट करके दे रही होगी x - 5/6 का होल स्क्वायर, और लास्ट की 2, जब इसको 2 को पहले लिख लो ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो, तो 25/36 ये आ जाएगा। ठीक है, बस स्क्वायर कंप्लीट हो गया। 3 टाइम्स x - 5/6 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया। और दूसरा क्या बन रहा है, 36 2 = 72 - 25, 72 - 25 ये माइनस कर देना, तो ये 7 आ जाएगा, 6 - 2 4, 47। तो √40 ये आपका आ जाएगा 3 टाइम्स √47/36। अब ये आपका इस फॉर्मेट में आ गया है, यानी ये जो स्क्वायर किया हमने इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 टाइम्स x - 5/6 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 18 हो जाता है, तो उसको आप लिख सकते हो 3 12 हो जाता है, डिस्क स्क्वायर। ये इस फॉर्मेट में आ गया, यानी सम वेरिएबल का स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट का स्क्वायर। अब आप सब्स्टिट्यूशन को यूज़ करके डायरेक्टली निकाल सकते हो। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि किस तरह कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हुए हमें अपने को 6 फॉर्मूले में लेके आना होता है। बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को, क्योंकि यहीं पे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन डिफ़िकल्ट इसीलिए बनते हैं क्योंकि ये चीज़ करना नहीं आती है। अगर ये करना आ जाए हमें तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन डिफ़िकल्ट रहता नहीं है, फिर वो आसान हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो मेजर पार्ट ये रखना है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या आता है। इसी का जो 3 एक्सटेंशन है, ये 6 फॉर्मूले तो ये बन गए, 3 और 3 6, 1 क्वाड्रेटिक 1 रूट क्वाड्रेटिक। इसी का जो 3 और एक्सटेंशन है वो बन जाता है 3 फॉर्मूले। वो मैंने बताया था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक और लीनियर टाइम्स रूट क्वाड्रेटिक, इफ यू रिमेंबर, है ना। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं, और एक ही एग्जाम्पल लेते हैं, उसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। 5x - 2 अपॉन 3x² + 2x + 1, इसको तीनों से सॉल्व करके देखते हैं अपन। ये आज हमारा टॉपिक है। तो अभी तक हम रिवीजन कर रहे थे और अब हम एक्चुअल में तो ये आपका जो बन रहा है 9 फॉर्मूलाज बन गए टोटल। क्वाड्रेटिक के केस में कितने फॉर्मूले बन गए, 9। 1 क्वाड्रेटिक 1 रूट क्वाड्रेटिक के 3 3 6 फॉर्मूले, और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर टाइम्स रूट क्वाड्रेटिक। ये मैं ऐसे क्यों याद करा रहा हूँ, क्या कि इंटीग्रेशन के किसी भी क्वेश्चन को आप उस बास्केट में डाल सको। जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो हमारे पास टोटल 13 एक्सरसाइजेज हैं, तो 8 एक्सरसाइजेज। उन 8 एक्सरसाइजेज में अगर आप इनडेफिनेट की बात करो तो 8 एक्सरसाइजेज में आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी
तरीके से क्वेश्चन निकालें। तो क्वेश्चन को देख के पहले क्लासीफाई तो कर सकें कि ठीक है डायरेक्ट मेथड से डाल सकते हैं, तो हमारा दिमाग डायरेक्ट मेथड पे फोकस रहेगा, या हम सब्स्टिट्यूशन से यूज़ करेंगे, या फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। अगर क्वाड्रेटिक का कुछ टाइप का बन रहा है तो हाँ हमारा दिमाग फौरन फोकस होकर कहाँ चला जाएगा, क्वाड्रेटिक वाले केस में चला जाएगा। तो फिर क्वाड्रेटिक वाले में भी 3 इधर केस हैं, 3 इधर केस हैं, 3 उधर केस हैं, ठीक है। और 3 और केसेस आएंगे, अभी मैं बता दूंगा, मार्क करा दूंगा। एनसीईआरटी लाए हो ना आप, है ना, तो एनसीईआरटी में मार्क कर लेना आप लोग, तो वो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा। आज हम कोशिश करेंगे कि इनडेफिनेट का जो मेजर पार्ट है वो कवर अप कर लें, है ना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक एक क्वेश्चन सबका ले लेंगे। तो इतना मैं मिटा देता हूँ, फिर हम उस क्वेश्चन में फोकस करते हैं कि ये हमने कल की क्लास में कर लिया था। तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला ही एग्जाम्पल लिख रखा है मैंने, है ना। तो मैं तीनों एग्जाम्पल्स तीनों तरीके से इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। टेक्निक याद रखनी, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, जो ट्रिक है उसको यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। तो टेक्निक याद रखनी है। अगर ये 5x-2 नहीं होता, ठीक है, 5x-2 नहीं होता और सिर्फ नीचे लिखा होता 1/3x² + 2x + 1, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड करते और कोई फॉर्मूला लगा लेते, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें लीनियर लिखा हुआ है। तो लीनियर वाले केस में याद रखना 5x-2/3x² + 2x + 1, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करना है, हमारा दिमाग में आ गया सर ये तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, ठीक है। यहां पे x की जगह साइन भी दिया हो सकता था, साइन x, तो यहां पे cos x होता। तो हम क्या करते, पहले सब्स्टिट्यूशन करते, यानी अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता, सपोज करो 5 cos x - 2, ठीक है, अपॉन लेट अस सपोज 6 cos x - 2 आ जाता, लेट अस सपोज, है ना। और यहाँ पे आपका आ जाता 3 sin² x + 2 sin x + 1। अगर ये आ जाता तो आप क्या करते, sin x को t मानते, तो ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता। उसके बाद की कहानी फिर ऐसे ही थी जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो हम आते हैं इसमें। सबसे पहला काम जो होता है ना, देखो ट्रिक का मतलब यही होता है जो मैं लास्ट क्लास में बोला था कि हमको शॉर्ट ट्रिक या आप ये समझ सकते हो कोई मेथड है जिसको हम उसको यूज़ करते हुए इस्तेमाल करेंगे। एनसीईआरटी ने डायरेक्ट फार्मूला दे रखा है, मैं नहीं समझता हूँ वो डायरेक्ट फार्मूला ज़्यादा दिन आप याद कर पाते हो, उससे मिस्टेक हो ही जाती है। तो आप तरीका याद रखो कि करना क्या है, मैंने उसके पीछे का लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करो, करा डिफ्रेंशिएट, तो हमारे पास आ गया 6x + 2, यही आएगा। अब जब ये आ गया ना, टेक्निक बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि उसी का हर जगह सेम टेक्निक अप्लाई होगी। अगर आप चाहो तो उसको लिख के रख लेना, जब भी आप उसको कर रहे हो हर स्टेप को लिखना। ये रफ में कर रहे हैं 6x + 2, न्यूमरेटर में चाहिए हमें 5x - 2, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 6x + 2। तो हमने क्या किया कि इस न्यूमरेटर के अंदर 6x + 2 जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो 5 को तो हटाना पड़ेगा, तो 5 को पहले कॉमन ले लो, आप ले लिया तो ये -2/5 आ जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। 6x + 2 हमने दिमाग में रखा हुआ है। अब 5 को हटाया तो ये आएगा, यहां तक क्लियर है। हमें चाहिए 6x, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। जब हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या करेंगे 6 से डिवाइड भी करेंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 5x, ये सारा काम एक ही स्टेप में कोई बच्चा करना चाहे कर सकता है। मैं क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि डिफरेंट स्टेप में करना चाह रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ से सीधा एक स्टेप पे भी आ सकता हूँ अगर आपके दिमाग में प्रोसेसिंग कैलकुलेशन फास्ट है तो ये हो जाएगा 6x - 12/5 अपॉन 3x² + 2x + 1। इसमें तो कोई इशू नहीं है। हमें चाहिए 6x, वो आ गया, +2 चाहिए था हमें, यहाँ तो -12/5 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम +2 और -2 अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं। कोई इशू, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बात समझ रहे हैं आप। अब हमारा प्रोसेस यहाँ पे खत्म हो गया। अब मैं ये जो काम करने जा रहा हूँ ना, यानी यहाँ से कोई बच्चा डायरेक्टली यहाँ पे आ सकता है, 5/6 रखता है उसको, 6x + 2 को एज इट इज रखता, ठीक है,
और 6x+2 को रखता -12/5 -5, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेगा ना कोई बच्चा, तो ये ऐड होगा 5 2 10 22 -22/5। ये एग्री कर रहे हो क्या आप? ये जो काम किया ना मैंने, कोई स्टूडेंट और क्लास में जब कमल सर या आरडी सर पढ़ाते होंगे तो आप नोटिस करोगे यहाँ से यहाँ वो आते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं। यही चीज़ हम डायरेक्ट करना चाह रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज इस तरह से भी कर सकते हो। तो स्टेप समझ में आया? पहला यही काम है, इसके बाद तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या करा हमने वो बता देता आपको। हमने ये किया कि जो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है उसको न्यूमिनेटर में जनरेट करने की कोशिश करी। मान लो यहाँ पे 5 नहीं होता, सिर्फ x-2 होता तो हमारे लिए काम कितना आसान हो गया होता। सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 5 कॉमन लेते ही नहीं हम। यहाँ पे मैंने पहले 5 को कॉमन लिया क्योंकि हमें 6 लेना था और 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ठीक है ये बात। फिर ये 6 जनरेट हो गया, 6x माइनस, अगले स्टेप में किया फिर 2r क्यों किया +-2 क्योंकि यहाँ पे +2 था, तो अपनी तरफ से हमने +2 ऐड किया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। बोलो सर ये करने का पर्पस क्या हुआ? करने का पर्पस अब आपको समझ में आएगा कि अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप ऐसा कर देते हो तो यहाँ पे आप नोटिस करो कि एलसीएम पे इन दोनों को ब्रेक कर दो, अलग अलग कर दो। 5/6 को बाहर ही रखो, 5/6 को हम बाहर रखते हैं, 5/6 को हम बाहर रखेंगे और कंप्लीट इंटीग्रल यानी पहला इंटीग्रल हमारा बनेगा, वो बनेगा 6x+2, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3x² + 2x+1। एक तो ये बन रहा है, एलसीएम पे हमने ब्रेक किया है, और -22/5 इंटीग्रेशन ऑफ 3x² + 2x+1। एग्रीड? बहुत इजी है। क्या किया हमने? एलसीएम पे ब्रेक किया, 3x² + 2x+1 है, 3x² + 2x+1 अलग अलग कर दिया। जो अलग पार्ट था, जो कोफिशिएंट जो हमें चाहिए था डिफरेंशिएशन, जो चीज़ डिफरेंशिएशन चाहिए थी ना, उसको एलसीएम के साथ एक पार्ट में रखा और जो बचे हुए पार्ट को अलग कर दिया। पर्पस समझ में आ गया होगा। पर्पस ये है कि हमने इस लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को अपने डायरेक्ट रिजल्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। अब दो हमारे पास इंटीग्रल्स हैं, एक इंटीग्रल आप नोटिस करोगे, एक तो डायरेक्ट है, इसी का डिफरेंशिएशन यही है ना, तो यहाँ पे तो आप लिख लोगे 3x² + 2x+1 को t, तो कितना आ जाएगा 6x + 2 = dt। एग्रीड? ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, 5/6 हमारा बाहर ही है, उसको छेड़ेंगे नहीं, वैज इट इज होगा, तो ये इंटीग्रेशन बन जाएगा dt/t। कितना आसान हो गया। ठीक है, अब दूसरा नोटिस करोगे आप ना, ये हमारा 1/quadratic है, 1/quadratic, ये तो करना जानते हैं हम 1/quadratic। इसमें क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए वो मैं अलग से करके दिखा रहा हूं आपको ताकि आपके दिमाग में रहे। तो 3x², अगर किसी ने नहीं सीखा है 2x तो अभी वो सीख सकता है, तो 3x² + 2x+1। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x² + 2/3 x + 1/3। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप नोटिस करो कि इसके अंदर हम x² डायरेक्टली लिख रहा हूं तो आपका स्टेप बचाने के लिए, x + 1/3 का होल स्क्वायर -1/9 + 1/3, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है भाई, 2/3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1/3 आएगा, 1/3 का स्क्वायर ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, जो सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट है उसको 1/9 लिख दिया। डाउट कोई नहीं, इजी है। ठीक है, एलसीएम लोगे, 9 और 3 का एलसीएम 9, 3 3 जा 9, 3 - 1 2, तो 2/9, तो 2/9 आ जाएगा। 3 को अंदर ले जाओ, 3 टाइम्स x + 1/3 का होल स्क्वायर -2/3, यही आ जाएगा। स्क्वायर कंप्लीट करके 3 + 1 सॉरी +2 +2/3। कोई डाउट तो नहीं अब तक? इजी है, हमें यही चाहिए था तो हम कर लेते हैं इसको। यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे -22/5 एज इट इज़ है, तो इसके अंदर हमने जब सिंप्लीफाई किया तो ये आएगा -22/5। ठीक है, और इंटीग्रेशन ऑफ dx 3 टाइम्स x + 1/3 का होल स्क्वायर +2/3। एग्रीड? तो आई थिंक ये बन जाएगा x² + 1/9, तो 1/9 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 1/3, ठीक है आ जाएगा, वही चीज़ आ रही है।
आ रहा है, ये समझ में आ रहा है? इसमें हम एक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, यानी ये जो हमने ब्रैकेट को क्लोज किया, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन है यहाँ पे, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे 3x प्लस 1/3, यानी इसको हम √3 लिख लेते हैं, ठीक है? या फिर आप एक काम करो, ये जो 3 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इस 3 को आप वापस से कॉमन निकालो। जब 3 को कॉमन निकालोगे, इधर एक स्टेप और लिख दो, गलती ना हो तो एक स्टेप और लिख लो, ये तो हो जाएगा log t। एक स्टेप और लिखा, 3 को कॉमन लिया तो ये हो जाएगा dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/9, ये ठीक है? 3 को कॉमन लिया तो बाहर आ गया, 5 से मल्टीप्लाइड हुआ, इधर 3 था नहीं तो डिनोमिनेटर में चला गया। ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब उसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन लिख लो, x प्लस 1/3 को आप t मान लो, तो dx इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा। तो वापस हम लिख लेते हैं 5/6 log t, यहाँ पे जो t माना था उसको हम वापस से लिख लेंगे, डेट इज 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 22/5, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन बन रहा है वो हो रहा है dt t² प्लस √2/9 का होल स्क्वायर, ठीक है? बस ये हो गया आंसर, इसको आप आगे सॉल्व कर लेना। ये कौन से मेथड से होगा? लास्ट वाला 1/x² प्लस a² वाले मेथड से होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² वाले, tan इनवर्स ऑफ x/a जिसका आंसर बनता है 1/a tan। तो ये है कहानी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की, समझ रहे हो आप? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ये कौन सा केस पढ़ रहे थे हम? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक में जो चेंजेस होंगे वो देख लेते हैं, पहले इसको नोट देख लो एक बार। मामा जी, मामा जी, मामा जी, तो पानी दे देना। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन ना, ये आगे हम पढ़ेंगे अभी। ये पार्शियल फ्रैक्शन से नहीं हो सकता है ना, पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी, ये पार्शियल फ्रैक्शन से हो सकता है, लेकिन अभी हम पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड देखेंगे। एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास फैक्टराइज फॉर्म हो जाए, जब हमारे पास फैक्टर्स बन रहे हो। 3x² प्लस 2x प्लस 1 को अगर आप फैक्टराइज कर सकते हो तो पार्शियल फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, लेकिन कई बार क्वाड्रेटिक ऐसे बन जाते हैं जिसमें 2 या 3 फैक्टर आते हैं, यानी आप मान के चलो x² प्लस 1 x माइनस 1। अब ये आपका क्वाड्रेटिक नहीं है, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना, नो डाउट। लेकिन अगर मैं यहाँ से x माइनस 1 हटा दूँ ना, तो उसको पार्शियल फ्रैक्शन से करने की जरूरत नहीं है। ये तो हमारा 1/क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट है, इसको आप क्वाड्रेटिक तरीके से ही करो, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन ही है, तो ये समझ में आ गया है। इसमें सारे केसेस में अगर मान लो यहाँ पे मैं बस लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक कर देता, कहीं भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रहता। यहाँ पे भी रूट आ जाता, यहाँ पे भी रूट आ जाता, यहाँ पे भी रूट आ जाता, ये भी रूट आ जाता, ये भी रूट आ जाता, यहाँ पे बस क्या आता, t की पावर हाफ, यहाँ पे भी रूट आ जाता, यहाँ पे रूट आ जाता, तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाता, यहाँ पे √(x² प्लस a² का फॉर्मूला बनता। एग्रीड और नॉट? बस यहाँ पे जब आप 3 कॉमन निकालते ना तो √3 कॉमन निकलता, या 5 की जगह कितना आता, 5√3। अब t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन तो आपको पता ही होगा, वो होता है t की पावर -½ प्लस 1 अपॉन -½ प्लस 1, डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है? इसको आप सॉल्व करोगे तो लॉग में नहीं आएगा, फाइनली आंसर यहाँ पे बनेगा आपका 1 माइनस, तो ये 2 टाइम्स बनेगा, तो ये 2 टाइम्स t की पावर हाफ, और चाहो तो आप डायरेक्टली लिख दो जो t माना था आपने, 3x² प्लस 2x प्लस 1।
तो ये बहुत पावरफुल मेथड है, यानी लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक में कोई भी फर्क नहीं होता है, मेथड वही होता है जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, सब कुछ सेम है। करने का पर्पस क्या है, लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि लॉजिक और कोई ट्रिक नहीं है, जस्ट हम ये कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में जनरेट करें। जो चीज़ जनरेट हो जाती है उसको तो हम एक पार्ट बना लेते हैं, ताकि हमारा किस फॉर्मेट में ये आंसर बने, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स या एफ डैश एक्स बाई रूट एफ एक्स। ये मैंने कल बताया था सब्स्टिट्यूशन वाले केस में कि ए डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आ जाए तो डायरेक्टली रिजल्ट लिख सकते हो, नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछना है ना। और दूसरा केस क्या बनता है, इसका जो बचा हुआ पार्ट होता है, जो कांस्टेंट होता है, वो तो हमारा क्वाड्रेटिक होता ही होता है, उसमें क्या टेंशन लेने वाली बात है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा जो लास्ट केस है वो होता है लीनियर टाइम्स रूट क्वाड्रेटिक, इसको देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा अलग होता है क्योंकि रूट क्वाड्रेटिक, अच्छा आप पूछ सकते हो सर लीनियर बाय क्वाड्रेटिक का क्या मतलब होगा, लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक, तो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी, डायरेक्टली इंटीग्रेट करो, क्या दिक्कत है इसमें, तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसका तो, ठीक है। इतना क्लियर है, तो बस एक और केस कर लेते हैं, फिर देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, लीनियर टाइम्स रूट क्वाड्रेटिक। तो रूट वाले में भी कोई भी डिफरेंस नहीं है, लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक या लीनियर बाउंड क्वाड्रेटिक के अंदर सेम चीज रहती है, कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो लीनियर क्वाड्रेटिक को हम साथ में लिख लेंगे, रूट क्वाड्रेटिक है रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसको कैसे करेंगे, मेथड वही है, कंसेप्ट हमारे पास जो है वो वही है, उसमें चेंजेस नहीं है। यानी जो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट है ना, उसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आता है 6x प्लस 2। इस वाले पार्ट में हमें 6x प्लस 2 ही जनरेट करना है, ठीक है ना, ये 6x प्लस 2 ही लेके आना है। तो स्टेप क्या था, 5 कॉमन ले लो और 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो अंदर बचेगा 6x माइनस 12/5। इसको मैं इस साइड से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, ठीक है। वही कर रहे हैं जो लास्ट में किया था, वैसा ही हम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा क्या है, 6x तो आ गया है, हमारा प्लस 2 चाहिए, तो प्लस 2 तो है ही नहीं, तो एक बार प्लस 2 ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे, तो एक स्टेप और आ जाएगा एडिशन, इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 2, और प्लस 2 किया है तो माइनस 2 भी करना पड़ेगा, माइनस 2 करोगे तो ये माइनस 22/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx, क्लियर है। अब बस जो हमारा डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है ना, उसको अटैच कर दो रूट क्वाड्रेटिक के साथ, तो आसान हो जाएगा। ये 5/6, तो इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 2 रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 22/5 रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। कोई डाउट इसमें, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। करना क्या है नेक्स्ट ये करना है, नेक्स्ट आपको ये करना है इसमें कि ये जो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस टी है ना, इसको अलग से आपको सॉल्व करना है, इसको टी मान लेना है। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को अगर आप टी मानोगे तो 6x प्लस 2 टाइम्स dx आपका dt हो जाएगा। तो ये वाला इंटीग्रेशन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर हाफ dt हो जाएगा। कोई डाउट इसमें, ये तो इजी हो गया। कौन सा कर रहे हैं, लीनियर टाइम्स रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक में भी वैसे ही चल रहा था, लीनियर टाइम्स रूट क्वाड्रेटिक में भी वैसा ही चल रहा है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जनरेट वही कर रहे हैं। वहां भी यही चीज आई थी न्यूमरेटर में, यहाँ पे भी यही चीज आ रही है, बस जो 6x प्लस 2 है ना, जो डिफरेंशिएट होकर आ रहा है, उसको हम क्वाड्रेटिक के साथ और रूट क्वाड्रेटिक के साथ अटैच करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक और रूट क्वाड्रेटिक के साथ अटैच करने की कोशिश करें, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे
-22/5। इसका इंटीग्रेशन अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट स्पेशल केस, जो मैंने आपको बताया था ना कि वो 6 फॉर्मूले, तो वहां पे प्लस 3 और आने हैं। तो अब वो पेज मार्क कर लो जो हमारा टॉपिक है। वो है पेज नंबर 329 पे। इसको आप जाके पढ़ोगे, पेज नंबर 329। पेज नंबर 329 पे जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो रूट क्वाड्रेटिक का लिखा हुआ है, रूट क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला। तो अब हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए? टोटल 12। और यही मैंने कहा था आपसे, 1 क्वाड्रेटिक के 3 फॉर्मूले अपने दिमाग में रखिएगा, फॉर्मूला याद करने हैं, वो आपका काम है। 1/रूट क्वाड्रेटिक के 3 फॉर्मूले, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक। ये फॉर्मूला नहीं है, ये ट्रिक है, ठीक है। रूट क्वाड्रेटिक के 3 फॉर्मूले। अब आप बोलोगे सर अगर रूट क्वाड्रेटिक नहीं है, सिर्फ क्वाड्रेटिक है, तो उसका इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट है। ब्रैकेट को ओपन करो, 3 टर्म्स होती हैं, अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। ax² को इंटीग्रेट करो, bx को इंटीग्रेट करो, c को अलग करो। रूट क्वाड्रेटिक का मसला फंसता है, तो रूट क्वाड्रेटिक का इंटीग्रेशन डिफरेंट है। तो इसमें 3 फॉर्मूले कौन कौन से आ जाएंगे वो आपको याद करने हैं। पेज नंबर 329 में लिखा हुआ है रूट ऑफ x² प्लस a², रूट ऑफ x² माइनस a² और रूट ऑफ a² माइनस x²। ये 3 फॉर्मूले आपको याद करने। समझ रहे हो आप? अब आप बोलोगे सर ये तो डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, रूट ऑफ x² प्लस a² x² माइनस a² a² माइनस a²। तो मैंने कहा था कि क्वाड्रेटिक वाला कोई भी केस डायरेक्ट नहीं होगा, आपको कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। और ये अभी थोड़ी देर पहले किसको कन्वर्ट किया था? 3x² प्लस 2x प्लस 1 को कैसे कन्वर्ट किया था? 3 को हमने बाहर रखा था, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर और प्लस आई थिंक 2/3 आया था, ये आया था 3x² प्लस 2x और प्लस 1/9 1/3, ठीक है, यही आया था। तो कर दिया कन्वर्ट। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे? यानी इस पर्टिकुलर इंटीग्रल को हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 3 टाइम्स x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3। कन्वर्ट हो गया उसी में। x प्लस 1/3 को t मान लेना, हो जाएगा सॉल्व। 3 को वापस से कॉमन लेना चाहो तो ले सकते हो। 3 को अगर आप कॉमन लोगे तो √3 बाहर आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। हो गया, अब तो कन्वर्ट ही हो गया डायरेक्टली। √3 बाहर आएगा। अगर रूट क्वाड्रेटिक नहीं है, क्वाड्रेटिक के ऊपर रूट नहीं है, तो 3 ही बाहर आएगा, √3 नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी तक जो हमने किया है उस बेसिस पे स्टिल नाउ अगर आप नोट करना चाहो तो हमने एक्सरसाइज 7.1 7.2 कर ली है, 7.3 कर ली है और 7.4 कर ली है। 7.4 करने के बाद हमने 7.7 कर ली है। 7.8 डिलीटेड थी, मैंने बता दिया। तो 7.4 के बाद 7.7, 7.4 के बाद हमने क्या किया है? 7.7, ठीक है। बस बच के आ रही है 7.5 और 7.6। अब आ जाते हैं उसके ऊपर। तो इंटीग्रेशन के अंदर इतना करने के बाद अब हमारे पास 2 और सिस्टम ऑफ इंटीग्रल्स बन रहे हैं, जो कि टूल ही है। उस टूल को यूज करके आप इन्हीं 4 कैटेगरी में से कहीं आके फंसोगे। यानी वो आपको सॉल्व करके नहीं देगा, बेसिकली वो टूल को इस्तेमाल करोगे। जो भी 2 हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, उस टूल को जब आप इस्तेमाल करोगे तो उस इंटीग्रल को जब भी आप इस्तेमाल करोगे वो वहां से आपको उन 4 कैटेगरी में पहुंचाएगा, या डायरेक्ट में, या सब्स्टिट्यूशन में, या ट्रिग्नोमेट्रिक में, या क्वाड्रेटिक वाले केस में। वो टूल क्या है? पार्शियल फ्रैक्शन एंड बाय पार्ट्स, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन को थोड़ा सा देखते हैं पहले, फिर बाय पार्ट्स पाएंगे और फिर हमारा आज क्लास खत्म कर देंगे। एक एक क्वेश्चन ले लेंगे। देखो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, हम पार्शियल फ्रैक्शन क्यों करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ रैशनल पॉलिनोमियल के लिए एप्लीकेबल है, या उस चीज के लिए एप्लीकेबल है जो रैशनल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाए। रैशनल पॉलिनोमियल यानी px भी एक पॉलिनोमियल है, qx भी एक पॉलिनोमियल है, और वो डिवीजन फॉर्मेट में है। अब आप बोलोगे सर क्या सिर्फ इसी केस में पॉसिबल है?
मैं बोलूँगा जो रैशनल पॉलिनोमियल या तो डायरेक्ट गिवन हो या रैशनल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो रही हो। अब आप बोलोगे सर कन्वर्जन का एग्जाम्पल, तो कन्वर्जन का एग्जाम्पल जैसे कि ये वाला 3 sin 5 माइनस 2 अपॉन 5 माइनस कॉस स्क्वायर 5 माइनस 4 sin 5। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया ना, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन का ही है या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का है, लेकिन है किसमें, ट्रिग्नोमेट्री में दे रखा है। तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से तो पहले अपने डिजायर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, यानी साइन 5 को टी, कॉस 5 को टी मान लेंगे, कॉस 5 को टी मानने के बाद फिर कर लेंगे क्वेश्चन। ये हमारा पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएगा। वो चीज़ मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, आप खुद समझते हो क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हमने कर लिया है। हमारे केस में अगर कोई पॉलिनोमियल इस फॉर्मेट में आ जाती है, सपोज करो आ जाती है, तो सबसे पहला काम ये होता है कि जो डिग्री है पी एक्स की, पार्शियल फ्रैक्शन तभी एप्लीकेबल है जब डिग्री है पी एक्स की वो डिग्री ऑफ क्यू एक्स से छोटी हो। अगर नहीं है तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड जो 9th और 10th में पढ़ के आए हैं उससे इसको छोटा करेंगे। मैं एक तरीका समझाता हूं, बहुत ध्यान से देखना कि लेट अस सपोज पी एक्स को हमने इसको डी एक्स ले लेते हैं फॉर टाइम भी, ताकि समझने में आसानी हो। डिवीजर पी एक्स को हमने डी एक्स से डिवाइड किया तो एक क्वोशंट आएगा और एक रिमाइंडर आएगा। ये डिवीजन एल्गोरिथम होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स, डिवीजन एल्गोरिथम। ये आप पढ़ चुके होगे, 9th 10th में पढ़ के आ रहे होगे। किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं तो एक क्वोशंट आता है प्लस रिमाइंडर आता है, ठीक है। अगर नहीं याद है तो मैं भी बता देता हूँ, यही चीज़ होती है। पूरी इक्वेशन को डी एक्स से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये बात समझ रहे हैं आप? तो जैसे कि मैं एक समझाता हूं एक क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि सपोज करो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, उसको आपने डिवाइड किया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर एंड डिग्री ऑफ न्यूमरेटर तो दोनों सेम है। तो बिफोर अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शन हमें क्या करना होगा, इसको अपने पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लेके आना होगा। तो लॉन्ग डिवीजन करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड करेंगे। जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिवाइड कर रहे होंगे ना, तो हमारे पास एक क्वोशंट आएगा, वो 1 ही आएगा। करना जानते हो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, वो तो मैं नहीं सिखा सकता इस क्लास में, अगर नहीं आता तो मुझसे अलग से पूछ लेना। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्वोशंट आएगा, वो 1 आएगा, और जो रिमाइंडर आएगा इसमें वो आएगा आपका 5x माइनस 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। हाँ, ये ऐसे ही करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इसको पहले इसको फॉर्म में लिखना होता है, और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से डिवाइड करना होगा, 1 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फिर सब्ट्रैक्ट किया, याद आ गया, फिर 5x माइनस 5, अब किसी से नहीं करेंगे, ये हो गया, ठीक है। ये जो है ना, अब यानी अगर आपसे सिर्फ ये पूछा जाता कि सर इसका हमें इंटीग्रेशन समझा दो, तो इसका इंटीग्रेशन समझाना बहुत आसान है। यानी अगर इसका इंटीग्रेशन करना था तो हमने पहले इसको इस फॉर्मेट में ब्रेक करा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन तो x होता है, ये हमारा कौन सा फॉर्मेट है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। सपोज करो यहां पे क्यूबिक इक्वेशन होती, यहां पे तो क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक होती, यहां पे तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो फिर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से भी नहीं कर पाते। उसको करने के लिए हमने क्या यूज कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर जो 6 केसेस बनते हैं, वो केसेस समझ लो कि पार्शियल फ्रैक्शन में करना क्या होता है। तो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये जो चीज़ हमारी बन रही है ना, डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से कम है, तो उस केसेस के ऊपर बात चल रही है। तो हमेशा याद रखना कि इस केसेस के अंदर जो हमारे पास केस बन जाता है, वो लेट अस सपोज हमारे पास बनता है न्यूमरेटर में आ जाता है पी एक्स प्लस क्यू, एक केस, उसमें सिर्फ हो 2 फैक्टर, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, ऐसा फैक्टर हो। तो पार्शियल फ्रैक्शन कहता है कि इसको ऐसे लिख सकते हो आप, ए अपॉन एक्स माइनस ए कहता है ऐसा, और बी अपॉन एक्स माइनस बी। पार्शियल फ्रैक्शन इसको ऐसा कहता है कि ऐसे लिख सकते हो आप। अब आप बोलोगे इससे फायदा क्या होगा, फायदा बहुत जमीन और आसमान का फर्क हो गया। अगर आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी आ जाए, मैं बता दूंगा कैसे निकालते हैं, अगर आ गया तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो गया। इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाता है, लॉग ऑफ एक्स माइनस ए, ये तो याद ही होगा, और ये लॉग ऑफ एक्स माइनस बी। समझ में आ रहा है ना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से। फिर ये तो पहला केस हो गया पार्शियल फ्रैक्शन के केस में।
दूसरा ये हो सकता है कि सर ये 1 2 3 4 5 कितने भी फैक्टर लीनियर, उससे मतलब नहीं है, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस डी, तो 4 आ जाएंगे, ए बी सी डी। क्लियर है? वेरी गुड। दूसरा ये केस बन सकता है कि सर लेट अस सपोज, अभी तो हम बिना इंटीग्रल लिखते हैं, पी एक्स प्लस क्यू है, हमारा एक फैक्टर रिपीटेड हो, यानी एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर हो, ये दूसरा केस हो सकता है। तो कोई बात नहीं है, हमेशा याद रखो अगर दो केस आ जाए तो आगे पहले वाले जो सिंगल फैक्टर है उसको तो एक्स माइनस ए ही लिखोगे, ठीक है, सिंगल को तो एक्स माइनस ए ही लिखा, जो रिपीटेड है ना उसको दो बार लिखना है, एक बार सिंगल और एक बार डबल, यानी बी अपॉन एक्स माइनस बी और सी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर है? इसका इंटीग्रेशन वही log ऑफ एक्स माइनस ए, इसका इंटीग्रेशन वही log ऑफ एक्स माइनस बी। ये मालूम है क्या बन रहा है, 1 अपॉन टी स्क्वायर का फॉर्मेट, टी टू दी पावर माइनस टू प्लस वन टी टू पावर, यानी इसका इंटीग्रेशन जो होगा, यानी अगर आप इसको इंटीग्रेशन करना चाहो तो इसका इंटीग्रेशन होगा सी टाइम्स एक्स माइनस बी टू दी पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। एग्रीड? टी एक्स सब्स्टिट्यूट करके करते हैं। ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो लास्ट क्लास देखो, डायरेक्ट फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूशन मैंने बताया है, एक्स माइनस बी को टी मानोगे। तीसरा केस क्या बन जाता है पार्शियल फ्रैक्शन में, यानी हम कहाँ से केसेस बना रहे हैं, सर हम यहाँ से केसेस बना रहे हैं कि पहले पी एक्स अपॉन डी एक्स को डिवाइड किया, जो रिमाइंडर अपॉन डी एक्स आ रहा है ना उसको इन केसेस में डिवाइड कर रहे हैं कि ये यहाँ से या तो ये बन सकता है, या 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 ये बन सकता है, वो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो पी एक्स प्लस क्यू आ जाएगा और एक फैक्टर x माइनस ए आ जाता है, दूसरा आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप लोग ये क्या, ये वो क्वालिटी के जो फैक्टराइज नहीं हो सकती, ये वो क्वालिटी के जो फैक्टराइज नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? डी नेगेटिव है। क्वाड्रेटिक फैक्टराइज कब नहीं होती है? जब डी नेगेटिव हो, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, एक केस में तो a अपॉन एक्स माइनस ए ही रहेगा, नो डाउट। दूसरा केस में बनेगा बी एक्स, यानी जो इसकी डिग्री है ना उससे एक कम, ये इसकी डिग्री कितनी है 2, तो न्यूमरेटर में कौन सी आएगी 1 डिग्री की जनरल पॉलीनॉम, बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब आप बोलोगे सर ये कैसे, ये तो हम पता है, आप ये बता दोगे 1 अपॉन लॉग एक्स माइनस सी, ये क्या करेंगे, ये आप मुझे कोई बता सकता है ये कौन सा फॉर्मेट है? ये तो आप बता दोगे एक्स माइनस सी का इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस सी का लॉग एक्स, ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आ रहे हैं, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, ये कौन सा फॉर्मेट है? अभी इसलिए मैंने कहा था कि पार्शियल फ्रैक्शन से पहले क्या पढ़ना पड़ेगा हमें, क्वाड्रेटिक। ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है। मान लो फैक्टराइज ही नहीं हो पाई, फिर क्या करोगे? तो वो चीज तो हमेशा याद रखनी है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। अगर फैक्टराइज नहीं हो रही है तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व होगा। और वो कैसे करते हैं वो याद करो, क्वाड्रेटिक को डिफरेंशिएट करेंगे, जो चीज आएगा वो चीज न्यूमरेटर में जनरेट करने की कोशिश करेंगे। जस्ट अभी जो पहले वाला एग्जांपल है ना उससे रिलेट कर लो। 3 केसेस समझ में आ गए। एनसीईआरटी ने 5 कर रखे हैं, उसमें कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है। यानी अगर आप एनसीईआरटी पेज नंबर 317 बिल्कुल 5 केसेस कर रखे हैं, वो हमारे जैसे ही हैं। उसने थर्ड केस को यानी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इसमें एक और बढ़ा दिया है, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? कितना ही बढ़ा दो, ठीक है। तो पेज नंबर 317 पे वो केसेस डिवीजन है, वो आप जाके एक बार देख लेना। एनसीईआरटी रटने की जरूरत है क्या? नहीं, ये तो समझ में आने वाली चीज़ है कि कब कैसा डिवीजन होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसको मुझे पढ़ाने की ज़रूरत है पार्शियल फ्रैक्शन, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक होता है, इसमें आप वैसे कर सकते हो। ए बी सी की वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो मैं आपको समझा देता हूँ, उसमें कोई डाउट नहीं आनी चाहिए। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला कर लोगे आप लोग, ये अगर फंस जाए तो कर लोगे, है ना। ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, जब भी ये आएगा तो कितने मार्क्स में आएगा? 5 मार्क्स में आएगा। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में 2 इंटीग्रल बनेंगे, याद रखना। यानी इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसको आपको 2 इंटीग्रल बनेंगे, एक में आ जाएगा जो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर होगा और एक में आ जाएगा 1 अपॉन क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मेट। ये याद रखना। आज जाके अगर मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा ग्रुप पे, बाई चांस कभी भी चेक करना हो कि कहाँ फंस रहे हैं, तो ये याद देखो, तरीका अगर आपको पता होगा ना तो इंटीग्रेशन जब बोर्ड एग्जाम में आता है ना तो ईजी आता है, मुझे ऐसा लगता है। आईआईटी में आता है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट होता है।
अगर आपके दिमाग में एक स्केलेटन है पूरे चैप्टर का, बास्केट में डालना आना चाहिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन को देखने के बाद पहले तो डिसाइड करो कि डेफिनेट या इनडेफिनेट का है। अगर इनडेफिनेट का है तो हमारे पास 7 बास्केट हैं, उन 7 बास्केट में से किसी में से एक में डालेंगे, उठाएंगे क्वेश्चन, या तो डायरेक्ट में जाएगा, या सब्सटीट्यूशन में जा रहा होगा, या आपका क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मेट में जा रहा होगा, या आपका बाय पार्ट्स में जा रहा होगा, या पार्शियल फ्रैक्शन में जा रहा होगा। उसके बाद जब आप जैसे बाई चांस पार्शियल फ्रैक्शन में भी जा रहा है सपोज करो, उसके बाद भी सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होता है, पार्शियल फ्रैक्शन में भी जब आप कर रहे होगे तो हो सकता है सब्सटीट्यूशन में करना पड़ रहा हो, यूज करा, सॉल्व किया। हो सकता है ऐसा आ जाए पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ रहा है, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की बास्केट अलग है, वहां डाल दो उसको, जाके वो तरीका देखो कि सर ने कैसे बताया था लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व किया जाता है। प्रोसीजर सेम है, इसलिए इजी चैप्टर बन जाता है। अगर आपको खेलना आता है क्वेश्चन को किस कैटेगरी में डालना है, उसके बाद प्रोसीजर वहां से कॉपी करना है, कैलकुलेशन ही तो करनी, सिर्फ नंबर चेंज हो रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ पार्शियल फ्रैक्शन से, फिर उस बेसिस पे काफ़ी क्लियरिटी हो जाएगी। फिर बाय पार्ट्स कर लेंगे, फिर क्लास एंड कर देंगे। क्वेश्चन है 3x - 2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर इंटू x+3। तो बाय पार्ट से ही होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डिवीजन करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम इसको पहले ब्रेक करेंगे, हम बोलेंगे सर इसको आप ऐसे लिखिए 3x - 2 अपॉन x+1 का होल स्क्वायर इंटू x+3 है। तो आप a अपॉन x+1, क्योंकि x+1 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 बार आएगा, एक बार सिंगल डिग्री के साथ, एक बार डबल डिग्री के साथ, यानी 2 डिग्री के साथ, x+1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन x+3। एग्रीड? ठीक है, अब ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब तो काम करना जानते हो आप, ए बी सी की वैल्यू निकाल के दिखानी है, बाकी तो ईजी है। तो ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए आप इसको एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम लोगे ना तो 3x, इसको कंपेयरिंग द कोफिशिएंट मेथड कहते हैं ए बी सी की वैल्यू निकालने का। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में जो एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा a प्लस x+1 इंटू x+3 प्लस b प्लस x+3 और c प्लस x+1 का होल स्क्वायर। डू यू एग्री? बाकी डिनोमिनेटर वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, अब बस कंपेयर करना है कोफिशिएंट को। तो 3x - 2, यहाँ से x स्क्वायर का एक कोफिशिएंट आ रहा है, यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से आएगा a प्लस सी। एग्रीड? a प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, x का कोफिशिएंट देखना है 3 + 1 4x, तो 4a प्लस b, और यहाँ से क्या आ जाएगा 2x, तो 2c। ये x का कोफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं। आपको नहीं आता तो आप पूरा ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 × 3 3 कॉन्स्टेंट, 3 × a 3a, कॉन्स्टेंट में क्या बचेगा 3a, इधर 3b और इधर सिर्फ c, ये कांस्टेंट है। कंपेयर कर लिया, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल आ जाएगा, तो a प्लस सी कितना हो जाएगा 0, क्योंकि x का कोफिशिएंट है ही नहीं। 4a प्लस b प्लस 2c, ये आ जाएगा 3, और 3a प्लस 3b प्लस c, ये आ जाएगा आपका -2। ठीक है, a की वैल्यू -c के बराबर है या c की वैल्यू -a के बराबर है, तो दोनों जगह यहाँ पे रख देना -a, यहाँ पे रख देना -a, तो 2 इक्वेशन बन जाएगी। 2 इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हो, 9th क्लास से सॉल्व करना जानते हो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो वो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। यानी a की वैल्यू आ जाएगी 11/4। जब आप सॉल्व कर लोगे भाई, यहाँ से जो c की वैल्यू है ना वो उठा के -a रख देना, यहाँ पे रख देना और यहाँ पे रख देना, तो 2 इक्वेशन बन जाएगी। 2 इक्वेशन बनने के बाद a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11/4, b की जो वैल्यू आएगी वो -5/2 और c की वैल्यू जो आएगी -11/4। उसके बाद बताने की जरूरत नहीं मुझे क्या करना है, वैल्यूज पुट करोगे और आंसर निकालोगे। कहाँ वैल्यूज पुट करोगे? यहाँ पे a की वैल्यू बस पुट कर देना, इसका इंटीग्रेशन निकालना जानते हो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log of x+1।
ठीक है, a टाइम्स b टाइम्स ये हो जाएगा x प्लस वन टू दी पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, ठीक है, और ये हो जाएगा c टाइम्स लॉग ऑफ x प्लस थ्री प्लस कॉन्स्टेंट एक d मान लो, लॉग में ही कॉन्स्टेंट ले लो या जिसमें ले लो। यहाँ पे याद रखना कि ये और कम क्लब हो सकता है ना, लॉग की प्रॉपर्टी से और क्लब हो सकता है। समझ में आ रहा है? एक बार चेक करो, ये तो आसान था। मान लो अगर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक हो जाता तो वो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक की टेक्निक नहीं भूलनी है। अब आप बोलोगे सर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का कोई एग्जांपल बता दो, तो लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का मैंने एक एग्जांपल जस्ट इससे पहले कराया हुआ है। ठीक है, एक्सरसाइज 7.5 जो है उसमें आप क्वेश्चन नंबर, अगर आप ट्राई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हो तो 7.5 यानी पार्शियल फ्रैक्शन वाली जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर आप 6 ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 16 एंड क्वेश्चन नंबर 17। ये रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप क्वेश्चन करना तो इन क्वेश्चन को जरूर ट्राई कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 में एक बार करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो मैं करा देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स टू दी पावर n माइनस वन है या प्लस वन है, देख लेता हूं मैं, प्लस वन है ना, प्लस वन। देखो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड है, बाई चांस बोर्ड एग्जाम में आ जाए ना प्लीज गलत मत करके आना, क्योंकि इससे इजी क्वेश्चन दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी इसके कई कैटेगरी बन सकती है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, डेफिनेट में भी आ जाता है, डेफिनेट में भी आ जाता है, बस लिमिट लगा देंगे और कुछ नहीं। आ जाएगा एग्जाम में x टू दी पावर 15 माइनस प्लस वन या माइनस वन, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्लस वन माइनस वन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। यानी जो जैसा इसको सॉल्व कर रहे हैं वैसा ही इसको सॉल्व करेंगे। n की जगह नंबर दे दिया उसने, घबराने की जरूरत है क्या? नहीं। ठीक है, बात समझ लो ना, तरीका बता रहा हूँ। आप कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन को दिमाग में रखोगे तो इंटीग्रेशन आसान रहेगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इन शॉर्ट टाइम 3 क्लासेस के अंदर इंटीग्रेशन का जो मेजर पार्ट है वो दे पाऊँ। रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा, आप बोर्ड एग्जाम से पहले भी इन 3 रिकॉर्डिंग्स को देखोगे, डेफिनेट की, इनडेफिनेट की 2 और डेफिनेट की जो सैटरडे की है। तो मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन का ढांचा जो है, जो स्केलेटन है, वो आपके दिमाग में बैठा रहेगा। रिवीजन उस हिसाब से कर सकते हो। इसमें बस एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि x टू दी पावर n को हम t मान लेंगे, तो क्या आ जाएगा n टाइम्स x टू दी पावर n माइनस वन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। लेकिन आप सवाल करोगे सर यहाँ पे dx तो ठीक है, x टू दी पावर n माइनस वन है, वो तो नहीं दिख रहा है। तो कोई बात नहीं, ऊपर नीचे हम x टू दी पावर n माइनस वन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्वेश्चन आपको क्लिक कर जाएगा कि सॉल्व हो गया है। ये x टू दी पावर n माइनस वन से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियस सी बात है x टू दी पावर n माइनस वन इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x टू दी पावर n ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा x टू दी पावर n प्लस वन। ठीक है, तो अब आप x टू दी पावर n को t मत मानो, प्लस वन को t मान लो, कंप्लीट को गायब भी कर दो, उसको ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो जब आप इसको मानोगे तो n टाइम्स x टू दी पावर डी एक्स टू दी पावर n माइनस वन डी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, डी टी बाई एन आ रही है। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा डी टी अपॉन वन बाई एन टी। खत्म, क्वेश्चन खत्म। तो क्या हो गया, लॉग टी, और टी कितना था, एक्स टू दी पावर n प्लस वन बाई टी प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये स्पेशल केस था। अगर बाई चांस पार्शियल फ्रैक्शन में लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए, वो आपको आता है यार, मैं अभी वो बार बार कह रहा हूँ, वो आपको आता है, उसके लिए मैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन में लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक आ जाए तो प्लीज़, फिर भी कोई डाउट हो जस्ट ब्रिंग योर डाउट, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो, देख लेंगे इस क्वेश्चन। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन एक टूल है, वो टूल को इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं।
नेक्स्ट है लास्ट बट नॉट द लीस्ट। कहावत सुनी होगी आपने, वही कहावत यहाँ पे अप्लाई होती है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट यही है बाय पार्ट्स। एक्चुअली सारे क्वेश्चन जो इंटीग्रेशन के होते हैं ना, लगभग 80% वो बाय पार्ट से ही हो रहे होते हैं, है ना। पर ये अम्ब्रेला ब्रांच है, बाय पार्ट्स के अंदर ही सब कुछ आ रहा होता है। हम नीचे से ऊपर जाते हैं बेसिक से, यानी डायरेक्ट, सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, देन क्वाड्रेटिक एंड देन पार्शियल फ्रैक्शन, फिर बाय पार्ट्स पढ़ते हैं। लेकिन जब आप ऊपर से देखोगे ना, तो हर चीज़ बाय पार्ट से ही डिवीजन हो रहा होता है। बाय पार्ट से या तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट दे देगा, या आपको वो सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में ले जाएगा, या क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ले जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन अगर बाय पार्ट का है तो वो प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस की फॉर्म में होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ फंक्शंस को मल्टीप्लाई किया हुआ है, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स। अब आपके दिमाग में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, ना डायरेक्ट, ना पार्शियल फ्रैक्शन, ना बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म में, कुछ भी नहीं है। सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती हैं? क्योंकि भाई ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री दोनों का कॉम्बिनेशन है। क्या करते हैं यहाँ पे यूज़ होता है बाय पार्ट। इस तरह के जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस होते हैं ना, डिफरेंट फंक्शन, लॉगरिथम प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक प्लस ITF, यानी 3-4 फंक्शन भी दे देगा वो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। तो बाय पार्ट, जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल है, मैं आपको दिमाग में, मतलब क्वेश्चन को कैटेगराइज कैसे करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैसे एग्जाम्पल आ सकता है। और एग्जाम्पल में जैसे कि करना क्या है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। एक्स साइन इनवर्स एक्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट भी है, एल्जेब्रिक भी है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक भी है। यानी इस टाइप का कोई क्वेश्चन दिख जाए ना, जहां पे आप किसी एक जगह नहीं पहुंच पा रहे हो, तो डेफिनेटली वो बाय पार्ट का क्वेश्चन है, मतलब नो डाउट कि वो बाय पार्ट से ही होगा। बात समझ रहे हो? एक और है, देखो ये तो बेस्ट एग्जांपल है, e टू दी पावर x tan इनवर्स एफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब आप बोलोगे तो सर डायरेक्ट है, बिल्कुल डायरेक्ट है भाई। मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बाई पार्ट्स अप्लाई कहाँ होता है, बाई पार्ट्स अप्लाई कहाँ होता है वो बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। यानी इसमें आप नोटिस करोगे ना, e टू दी पावर x, तो इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आ गया, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आ गया, इसमें पॉलिनोमियल, रैशनल पॉलिनोमियल जो हमारा था वो भी आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास कोई डायरेक्ट नहीं होता, हम उस बाय पार्ट को यूज़ करते हैं और उन 6 कैटेगरी में कहीं जाके इसको ब्रेक कर देते हैं। ये हमारा टारगेट होता है। तो एक करके देखते हैं। देखो बाय पार्ट के अंदर अगर आप नोटिस करोगे 2 या 3 फंक्शन होते हैं, है ना। तो कम से कम हम 2 फंक्शंस के लिए पहले स्टडी करते हैं। तो उन 2 फंक्शन में से u एक फंक्शन को बोल दिया और v दूसरे फंक्शन को बोल दिया। फंक्शन में 2 कैटेगरी होती है, एक होता है एक इंटीग्रेटिंग फंक्शन। बाय पार्ट की जो टेक्निक होती है उसमें उन 2 फंक्शन में से किसी फंक्शन को आपको इंटीग्रेट करना होता है और डिफरेंशिएट करना होता है। फॉर्मूला याद करना होगा, उसमें कोई जो चांस नहीं है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, और आप जाके देखना चाहो देख लेना। जो इंटीग्रेटिंग फंक्शन होता है ना, यानी अगर आप नोटिस करोगे, 2 मिनट के लिए मैं इसको मिटा के फिर समझाता हूँ। यानी एक फंक्शन तो मैंने बोला इंटीग्रेटिंग होगा और एक फंक्शन आपका डिफरेंशिएटिंग होगा, यही बोला। तो लेट अस सपोज ये वाला फंक्शन इंटीग्रेटिंग है, ये वाला डिफरेंशिएटिंग है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आप बोल सकते हो, वो मैं तरीका आपको समझा दूंगा, कैसे इंटीग्रेटिंग चूज करना है और कैसे डिफरेंशिएटिंग चूज करना है। तो जो इंटीग्रेटिंग वाला फंक्शन है ना, वो दोनों जगह इंटीग्रेट होगा फॉर्मूला, यानी इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये फॉर्मूला ऐसा बनता है, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन ऑफ v। समझ में आ रहा है? और जो डिफरेंशिएटिंग वाला फंक्शन है ना, वो एक ही बार डिफरेंशिएट होता है, दूसरी बार ये फॉर्मूला बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ u। ये बाय पार्ट का फॉर्मूला, आई थिंक मुझे आपका पता ही होगा कैसे करना होता है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, एक तो डिफरेंशिएटिंग, एक इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग वाला दोनों जगह इंटीग्रेट होता है, डिफरेंशिएटिंग वाला एक ही जगह डिफरेंशिएट होता है, सेकंड टाइम बीच में माइनस आता है, ये नहीं भूलना है, ठीक है। आइडेंटिटी है, फॉर्मूला है, रिजल्ट है, याद कर लो। कैसे आया वो एनसीईआरटी ने प्रूफ दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है। बाय पार्ट सवाल पैदा होता है, सर किसको डिफरेंशिएटिंग किसको इंटीग्रेटिंग चूज करेंगे। क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ ऊपर वाला ही, एक्स साइन एक्स, इसको हम बाय पार्ट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
इसको हम बाय पार्ट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक्स साइन एक्स, तो कोई तो हमें डिफरेंशिएटिंग चूज करना होगा, कोई इंटीग्रेटिंग चूज करना होगा। तो किसको डिफरेंशिएटिंग और किसको इंटीग्रेटिंग चूज करेंगे, वो रूल डिसाइड करता है आइलेट। आपने नाम सुना होगा आइलेट, ठीक है। सो आइलेट के रूल आपको याद होने चाहिए। ये आइलेट क्या होता है मैं समझा देता हूं। देखो आइलेट में एक होता है पहला फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मतलब लॉगरिथम, ए का एल्जेब्रिक, टी एक्सपोनेंशियल। ये चूज करने के लिए प्रेफरेंस फॉर डिफरेंशिएटिंग, प्रेफरेंस फॉर डिफरेंशिएटिंग याद कर लो। यानी अगर किसी फंक्शन में आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है तो वो डिफरेंशिएट ही होगा, ठीक है। एक्सेप्शंस आर देयर, एक्सेप्शंस आर देयर, वो नहीं भूलना है, होते हैं वो। जब आप करोगे तो आइडिया हो जाएगा कि यार बाय पार्ट्स का हम अप्लाई करें तो हम कहीं पहुंचे नहीं, यानी इसका मतलब आपने वाइस वर्सा कर लिया है, उल्टा कर लिया है, यानी और कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन आ जाए ना, क्योंकि ये वाला इंटीग्रेशन तो वापस से इंटीग्रेट होना ही है। अगर ये कॉम्प्लिकेटेड आ जाए तो फिर आप इसमें कुछ कर नहीं सकते हो। तो इसमें आप देखो कि ये हमारा एल्जेब्रिक है और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो मुझे बताओ कि एल्जेब्रिक पहले आ रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आ रहा है। तो एल्जेब्रिक क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग, प्रेफरेंस फॉर चूजिंग डिफरेंशिएट, तो ये हम डिफरेंशिएटिंग रखेंगे और इसको इंटीग्रेटिंग। तो डिफरेंशिएटिंग में तो पहली बार में तो एज इट इज रहता है, दूसरी बार में साइन एक्स इंटीग्रेट होगा तो कितना होता है माइनस कॉस एक्स, फिर ये माइनस साइन, दूसरी बार में एक्स डिफरेंशिएट होगा तो कितना आ जाएगा 1, और साइन एक्स इंटीग्रेट होता है कितना आ जाता है माइनस कॉस एक्स। ये समझ में आ रहा है। अभी आंसर आ गया क्या, नहीं आया, अभी दूसरा वाला पार्ट रह रहा है, तो दूसरे वाले पार्ट को हम कर लेते हैं। दूसरा वाला पार्ट क्या है, ये तो हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस और माइनस प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, तो आंसर कितना हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉन्स्ट। सॉरी, ठीक है, कोई दिक्कत। डिफरेंशिएटिंग फंक्शन कैसे चूज करते हैं, आइलेट के थ्रू। आइलेट किसके लिए होता है, डिफरेंशिएटिंग फंक्शन चूज करने के लिए। डिफरेंशिएटिंग फंक्शन दूसरी बार ही डिफरेंशिएट होता है, पहली बार नहीं होता है। इंटीग्रेटिंग फंक्शन दोनों बार डिफरेंशिएट होता है। इंटीग्रेशन को चूज करने का कोई प्रेफरेंस है क्या, नहीं, आप तो डिफरेंशिएटिंग की चूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो। इसमें एक्स रूट 1/x², एल्जेब्रिक, साइन इनवर्स एक्स, तो कौन सा डिफरेंशिएटिंग हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि आई सबसे पहले आ रहा है। तो साइन इनवर्स एक्स को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग चूज करेंगे, और एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 - x² को इंटीग्रेटिंग करेंगे। तो दो फंक्शन हो गए, यानी इसके अंदर आप ये मान के चलोगे कि हम इसको लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नहीं, तीन नहीं आएंगे, दो ही के लिए हमने फॉर्मूला लिखा है, तीन के लिए होता है, हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हम इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में, ठीक है। तो एक्स साइन इनवर्स एक्स को एज इट इज रखोगे क्योंकि वो डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है, और इंटीग्रेट करेंगे एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 - x² को, फिर माइनस साइन आएगा, और फिर साइन इनवर्स एक्स को हम डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि वो हमारा डिफरेंशिएटिंग फंक्शन था, और इंटीग्रेट भी करेंगे एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 - x², और ये कंप्लीट इंटीग्रेशन होगा। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, कर लेते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये वाला फॉर्मेट मुझे कोई बताएगा, यानी अगर आपसे पूछा जाए एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, वैसे तो ईजी है, एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये कौन सा फॉर्मेट है, थोड़ा सोच के देखो, एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस कॉस,
कौन सा फॉर्मेट है? एक्स अपॉन 1/√क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। याद आया? वैसे तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक के अंदर हमें क्या करना होता है? लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक है ये। कौन सा फॉर्मेट है? लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक। याद आ गया होगा, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा आ जाए तो डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना होता है। टेक्निक क्या है? डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो तो कितना आ रहा है? -2x। इसको हमें ऊपर जनरेट करना होता है, तो बहुत आसान है, -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। यही टेक्निक होती है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, हमने तो डिफिकल्ट किया वैसे। ठीक है, जब ये हो जाए तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको अलग कर दो। तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट है क्या? है ही नहीं, तो अलग करने की जरूरत ही नहीं है, यही होगा। इसको क्या क्या मान लेंगे? 1 - x² को t, तो ये -2x dx dt आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? -1/2 dt t/½ और t की पावर -½ का इंटीग्रेशन कितना होता है? t -1/2 t की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1। ठीक है, तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? यानी अगर आप इसको करोगे तो ये माइनस ऑफ टी टू दी पावर हाफ, और टी की पावर क्या है? √1 - x²। ये बच रहा है। यानी इसका इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो कितना आ रहा है? -√1 - x²। नेगेटिव ऑफ √1 - x²। तो हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x नेगेटिव ऑफ √1 - x²। साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन आपको पता ही होगा होपफुली, डिफरेंशिएशन सॉरी, ये होता है। और इसका डिफरेंशिएशन कितना आया अभी अभी? नेगेटिव ऑफ √1 - x²। तो आसान हो गया, ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 1 का इंटीग्रेशन x, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x √1 - x²। ये अलग है, ये अलग है ना, साइन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो एक ब्रैकेट मैंने इसको हटा ही दिया है ताकि आपको समझ कन्फ्यूजन ना हो। और माइनस माइनस प्लस x प्लस कॉन्स्टेंट, दिस इज द इस पार्ट का। चेक कर लो एक बार। ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.7 तो मैंने पहली करा दी थी। ठीक है, तो इसमें जो 7.6 के अंदर अगर आप क्वेश्चन मार्क करना चाहो तो मार्क कर सकते हो। एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि एग्जाम्पल नंबर 22 जरूर कर लेना, वो भी हम करा दूंगा आपको मैं। एग्जाम्पल एक्सरसाइज 7.6 से पहले है एग्जाम्पल नंबर 22, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों पार्ट, इसके दो पार्ट्स हैं, दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद एक्सरसाइज 7.6 के जो क्वेश्चंस करना चाह रहे हो आप, वो आप कर लेना क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12, 13 से पहले 12 भी कर लेना, क्वेश्चन नंबर 20। इतना तो एटलीस्ट आपको आना चाहिए। और यहां से बाय पार्ट को यूज करते हुए हम एक फॉर्मूला भी डिराइव करते हैं, जिसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, तो वो बनता है x log x माइनस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। बाय पार्ट को यूज करके करते हैं। यहां पे जो एल्जेब्रिक फंक्शन मानते हैं ना, उसको 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1। तो आइलेट में एल पहले आ रहा है, तो लॉगरिथम फंक्शन कौन सा बन जाएगा? डिफरेंशिएटिंग। और 1 क्या बन जाएगा? इंटीग्रेटिंग। तो जब इसको यूज करोगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। ये नया फॉर्मूला है जो आपको कई बार डायरेक्टली यूज करना होता है। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और उस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक रिजल्ट यूज कर सकता हूं जो बाई पार्ट का स्पेशल केस है। कई बार वो डायरेक्टली यूज होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में हमारी डेफिनेट स्टार्ट करेंगे और खत्म भी कर देंगे। डेफिनेट एक ही क्लास का है।
तो बाई पार्ट में दो केस होते हैं। एक केस होता है e⁻x fx प्लस एफ डैश एक्स, यही केस याद रखो, चलो बाकी तो ज़रूरत नहीं है। e⁻x fx प्लस एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन इज नथिंग बट e⁻x fx प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, fx प्लस एफ डैश एक्स ब्रैकेट में है, ये याद रखना। fx प्लस एफ डैश एक्स किस में है, ब्रैकेट में है। इसके दो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल 22 जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क करा रखा है उसी से मैं समझा देता हूँ। ये आया कैसे है इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, चाहो तो आप एनसीईआरटी से इसका डेरिवेशन देख सकते हो। फिलहाल रिवीजन क्लासेस में हम इतना डिटेल में इसको नहीं लेने वाले। दे दो आपकी। देखो इसके अंदर क्या हो रहा है, tan इनवर्स x का ही डिफ्रेंसिएशन ये है। तो अगर हम इसको इस फॉर्मेट में यूज़ करें तो fx को अगर हम tan इनवर्स x मानते हैं, तो मैंने इसीलिए कहा था कि डिफ्रेंसिएशन जिसको आता है वो वही कर पाएगा। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एग्रीड। तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, डायरेक्टली आप लिख सकते हो सर जो इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x tan x प्लस 1/1/x² का इंटीग्रेशन डायरेक्टली कितना हो जाएगा, e⁻x एज इट इज आएगा, और fx कितना है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस कांस्टेंट, ये आंसर हो गया। यानी एक चीज समझ में आई कि बाई पार्ट के अंदर एक स्पेशल केस होता है जिसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है e⁻x। तो जब भी e⁻x आ जाए ना किसी क्वेश्चन में, और उसके साथ कोई और फंक्शन भी है, चाहे वो इन्वर्स हो, लॉगरिथम हो और एल्जेब्रिक हो, हमारा दिमाग, हमारी बास्केट उस क्वेश्चन, हमारा दिमाग उस क्वेश्चन को किस बास्केट में डालेगा, इस बास्केट में डालेगा, कहीं भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए। ठीक है, तो अब आ जाते हैं इस पे। अब आपको देखो ये क्वेश्चन मैंने पर्पसली लिया है, बोर्ड एग्जाम में 4-5 बार आया है, इसी कैटेगरी का क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन नहीं, इसी कैटेगरी का क्वेश्चन। तो इस कैटेगरी का क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको ले रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली वाले दिमाग तो हमारा घूम के पहुंच गया बाई पार्ट्स में जैसे ही पहुंचा, और उसमें भी एक स्पेसिफिक केस की तरफ घूम के पहुंच गया, ये वाला। ठीक है, fx प्लस एफ डैश एक्स वाले केस में पहुंच गया। जब हमने दो सिंप्लीफिकेशन कर लिए बाई पार्ट्स में भी एक स्पेशल ब्रांच, तो हमारा दिमाग में e⁻x तो मैच कर गया सर, दूसरा मैच नहीं कर रहा है fx प्लस एफ डैश एक्स क्या होगा। तो वहाँ पे दो फंक्शन है, एक fx प्लस एफ डैश एक्स, यानी हमें दो फंक्शन को ऐड करके, यानी fx प्लस एफ डैश एक्स को ऐड करके, यानी एक फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन को ऐड करके क्या मिलना चाहिए, x² प्लस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये मिलना चाहिए। बात समझ रहे हो। तो अब हम कैसे थॉट प्रोसेस करेंगे, इसके बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से समझाते हैं। मैं जो समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि ऑब्वियसली बात है कि एफ डैश एक्स आ रहा है, तो x प्लस 1 अगर डिनोमिनेटर में होगा तो u/v रूल से, थोड़ा समझना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो दो फंक्शन में जब भी एलसीएम लोगे तो ऐड करने का हमेशा x प्लस 1 का होल स्क्वायर ही आएगा, यानी डिफ्रेंशिएटिंग में x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। क्योंकि अगर दो फंक्शन होंगे ना u/v, तो जो डिफ्रेंशिएट होता है v वाला, u/v के अंदर अगर आपको फॉर्मूला याद हो, u/v का रूल क्या होता है डिफ्रेंशिएशन में, u' माइनस v'(u/v²), ये होता है। तो डिनोमिनेटर में v² हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है ये समझ में आ गया कि ये जो भी होगा एफ उसका डिनोमिनेटर तो x प्लस 1 होगा 100%। हो सकता है ऊपर नीचे कुछ हो जाए, लेकिन हिट एंड ट्रायल के मेथड से अगर हम इसको लिखें x प्लस 1, ऊपर क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। ये समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो x प्लस 1 आ रहा है, इधर से x प्लस 1 हटाना है, तो मेरे दिमाग में आया कि ऊपर x² माइनस 1 जनरेट कर देते हैं, तो x प्लस 1 हट जाएगा। तो कैसे किया इसको, बहुत ध्यान से देखना। इस चीज़ को हमने ऐसे लिखा, x² माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे x प्लस 1 ही चाहिए ना, सीधा सीधा, तो एक x प्लस 1 तो कैंसिल करना पड़ेगा, तो इधर से x माइनस 1 x प्लस 1 आ जाएगा। तो क्या किया, इसको फर्दर ब्रेक किया, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 x² माइनस 1 प्लस 2। अब आप अलग अलग कर लीजिए,
ये समझ में आ रहा है? बस हो गया फंक्शन। तो ये x माइनस वन एक्स प्लस वन होगा, तो एक x प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर x माइनस वन बचेगा और ये 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बनेगा। अब आप चेक करो कि इसको डिफ्रेंशिएट करके ये मिलता है क्या। x माइनस वन को x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वन एज इट इज एक्स प्लस वन का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, x और x कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस वन, यही बन रहा है। तो डायरेक्ट आंसर आ गया इसको, यानी इसको ब्रेक करके हमने लिखेंगे e टू दी पावर x x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो अगर किसी को डायरेक्ट आंसर लिखना हो तो क्या लिख सकता है, e टू दी पावर x x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। डेट्स इट। एक बार चेक कर लो, कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, तो क्या पढ़ा हमने सातों 7 पार्ट्स पढ़ लिए हैं। लास्ट के 2 पार्ट पार्शियल फ्रैक्शन और बाई पार्ट्स, वो 5 बास्केट में ही डालता है। उन 5 बास्केट में क्या आ जाता है, डायरेक्ट, सब्स्टिट्यूशन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का ही 2 पार्ट हमने पढ़ा था कि 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, उसके 3 केसेस लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, और उसके बाद रूट क्वाड्रेटिक के 3 और पार्ट पढ़े थे। रूट क्वाड्रेटिक यानी क्वाड्रेटिक न्यूमरेटर में होगी, उसमें भी रूट लगा होगा। बाई पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन टूल हैं जो हमें वहाँ तक पहुँचाते हैं ताकि हम डायरेक्टली आंसर कर सकें। इनडेफिनेट का ये पूरा ब्रीफ समरी है। तो जो टारगेट था वो हमने फिनिश किया। नेक्स्ट क्लास में हम इनडेफिनेट को नहीं पढ़ेंगे, अगर कोई डाउट्स होगा तो पूछ लेना, अदरवाइज डेफिनेट को हम पढ़ेंगे। डेफिनेट एक ही क्लास का टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिटेल में देख लेंगे। थैंक यू।